हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं, जहां हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको पिछला लेक्चर बहुत पसंद आया हुआ होगा और आपने जब वो लेक्चर देखा होगा और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस की होगी तो आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो रहे होंगे, वहाँ पे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे होंगे। आइए चलिए आज की इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम को ख़त्म करने वाले हैं और देखते हैं उसके आगे का सारा टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे बात दिया गया है ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में कि ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन से हैं ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो ए बी और ओ टाइप के होते हैं। ये टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं एबीओ सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर ए प्लस, ए निगेटिव, बी प्लस, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ये 8 टाइप है जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीओ इज कार्ल लैंडस्टीनियर इन 1900 टू 1901। प्लीज़ आप इन साइंटिस्ट को अच्छे से याद रखिएगा जिनका नाम था क्या, कार्ल। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि नोट्स का ये स्क्रीनशॉट है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, पर मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रही हूँ कि आपको नाम याद रहे। कार्ल लैंडस्टीनर नाम है ब्लड ग्रुप के फादर का और इसका ईयर क्या है 1900 से लेकर के 1901 तक। इन 1930 कार्ल लैंडस्टीनर वॉज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग ब्लड ग्रुप्स। इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था कार्ल स्टीनर को, किसके लिए, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरिंग के लिए। ब्लड ग्रुप ए बी जो है हमारा वो किसके थ्रू डिस्कवर किया गया है, डस्टिलो के थ्रू। इस साइंटिस्ट का भी नाम मैं लिख देती हूँ क्योंकि आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा। डस्टिलो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की, वो भी कब, 1902 में। नाउ अब हम यहाँ देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में कि ये क्या होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी, जब भी हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी आता है। तो वो क्या होता है, एंटीजन, एंटीजन का सिंबल जो है वो एजी होता है, जिसको हम एंटीजन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। व्हेन द स्ट्रक्चर मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी इट इज कॉल्ड एंटीजन। जब भी आरबीसी बनेगा उसके सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट रहता है, ये आप याद रखिएगा, उसके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट रहेगा। एंटीबॉडी, ये भी स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, ग्लाइकोप्रोटीन का। वेन स्ट्रक्चर मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा या फिर डब्ल्यूबीसी इट इज कॉल्ड द एंटीबॉडी। हमने प्लाज्मा में टाइप्स में पढ़ा था ना वहाँ पे कि वहाँ पे क्या रहता है, एंटीबॉडी। तो डब्ल्यूबीसी में भी एंटीबॉडी रहता है, तो इसके सरफेस पे एंटीबॉडी बना हुआ होता है। तो इसका अलग तरह का अपना सिंबल होता है और एंटीजन का अलग सिंबल होता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप्स के सिस्टम में। Now, the type of antigen present on the surface of RBC will determine our blood group। यानी कि हम ए पॉजिटिव या फिर ए निगेटिव जो बोलते हैं वो किस वजह से बोलते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रेजेंट होने की वजह से ही हम बोलते हैं। The type of antigen present on the surface of RBC will be opposite to the type of antibody। जो भी RBC के सरफेस पे एंटीजन होगा वो अपोजिट होगा उसके एंटीबॉडी का, ये आप याद रखना, ठीक है। जो भी आपका आरबीसी होगा जस्ट उसके आरबीसी के सरफेस पे जो भी एंटीजन है उसका अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, वही होता है। Now, no antibody is present in the blood group AB, hence it is a universal receiver group। देखो हमारे AB नाम के ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसके लिए AB को क्या कहा गया है, यूनिवर्सल रिसीवर। हमारा AB ब्लड ग्रुप कौन सा है, यूनिवर्सल रिसीवर के रूप में। No antigen present in a blood group of O, hence it is a called universal donor। डोनर हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल O ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर ये और रिसीवर इन सबको देखते हैं। देखो जब हम सबसे पहले बात किए थे हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में, वहाँ हमने देखा था कि हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम में ए बी और ओ
यानी कि टोटल 4 तरह के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमने क्या बोला था, जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसका सेम एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन ए होगा, लेकिन उसका अपोजिट एंटीबॉडी होता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बी। और जब जानते हो जो आपका एंटीजन होता है आपको सेम टाइप का ही ब्लड चढ़ाया जाता है, यानी कि आप सेम टाइप का ही ब्लड जो है उसको रिसीव करोगे, या फिर जो आपका ब्लड ग्रुप है आप उस सेम अपने ब्लड ग्रुप वाले को ही डोनेट कर सकते हो। तो हमारे पास एंटीजन ए है तो हम किसको डोनेट कर सकते हैं, ए वाले को और ए बी वाले को। अभी हमने पढ़ा ना, ए बी जो है यूनिवर्सल रिसीवर है, यानी कि वो हर किसी को रिसीव कर सकता है, लेकिन डोनेटर कौन है, सिर्फ और सिर्फ ओ वाला, ये याद रखना। तो यहाँ पे एंटीजन में हम ए ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसको भी और जिसका ए बी होगा उसको भी डोनेट कर सकते हैं। और हम ले किस किस कर सकते हैं, जिसका सिर्फ ए हो और ओ हो। ओ जो है वो सभी को खून दे सकता है, पर ए जो है वो ए वाले को ही देगा या फिर ए बी वाले को ही देगा। सेम चीज़ यहाँ पे हम बी में देखते हैं, बी का एंटीजन क्या होगा, बी ही है, लेकिन उसका एंटीबॉडी डिफरेंट रहता है, उसका अपोजिट यानी कि ए। तो हम किस किस को डोनेट कर सकते हैं, बी वाले को और ए बी वाले को, लेकिन हम किससे रिसीव करेंगे, बी और सिर्फ ओ वाले को, क्योंकि ओ जो है यूनिवर्सल रिसीवर है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो होता है वो दोनों टाइप का प्रेजेंट होता है, ए भी और बी भी, और इसके अंदर एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट रहता है, ये याद रखना। तो इसके लिए इसका डोनेटर कौन कौन सा होना चाहिए, ए बी, ना कि सिंगल ए सिंगल बी, ये याद रखना। और रिसीवर जो है ये सभी का है, यूनिवर्सल रिसीवर, हमने अभी बात किया था ना कि ए बी जो है यूनिवर्सल रिसीवर है। वहीं ओ जो है, ओ के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ उसके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, कौन सा, ए और बी नाम का, और वो डोनेट इसीलिए कर पाता है सभी ब्लड्स को, सभी टाइप के ग्रुप के ब्लड को डोनेट कर पाता है, लेकिन रिसीव सिर्फ और सिर्फ ओ करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी है ए बी नाम का, इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए बी के पास एंटीबॉडी एब्सेंट है, इसके लिए वो रिसीव सभी ग्रुप से कर सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर देखो बहुत लोगों ने इसको सुना तो है, पर हाँ उसको ये समझ नहीं आता है, तो हम उसको यहाँ पे अच्छे से देखने वाले। आर एच फैक्टर के बारे में 1940 में डिस्कवरी हुआ, ठीक है, किसके थ्रू, लैंड स्टीनर के थ्रू और वीनर के थ्रू। इन्होंने आर एच ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की, किसके ऊपर, रिसर्च करके, रेसस नाम के मंकी के ऊपर, यानी कि एक बंदर के ऊपर रिसर्च किया गया, जहाँ रेसस मंकी था उसका नाम, और उसको डिस्कवर किया, वहाँ से आर एच ब्लड ग्रुपिंग की सिस्टम पता चला। यानी कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ए बी और ओ टाइप का ब्लड ग्रुप पता था, लेकिन उसमें पॉजिटिव या निगेटिव होता है ये नहीं पता था। पॉजिटिव या निगेटिव हमें इस रेसस मंकी के ऊपर रिसर्च करने के बाद ही पता चला है, किसके थ्रू, लैंडस्टीनर और विनर के थ्रू। द आर एच फैक्टर आर अनदर ग्रुप ऑफ एंटीजन like O antigen found on the surface of red blood cells. Most of the human population have the RS factor on RBC are said to be RS positive और RS negative. देखो ये हमारे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जिस तरह से एंटीजन प्रेजेंट होता है उस तरह से आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। इसलिए हम बहुत बार सुनते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव था, ओ निगेटिव था, उसका ब्लड ग्रुप ए बी था या फिर ए निगेटिव था या फिर बी पॉजिटिव था, बहुत बार सुने होंगे इस चीज़ को। प्रेजेंस ऑफ हैविंग ओ एंटीजन आर एच पॉजिटिव, यानी कि अगर आपके पास एंटीजन हो ओ नाम का तो वो कौन सा हो जाएगा, आर एच पॉजिटिव, और अगर आपके पास एंटीजन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, आर एच निगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव जो होता है वो स्टैंड करता है, जैसे कि ए बी पॉजिटिव के लिए, बी पॉजिटिव के लिए ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और निगेटिव ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, इन सबको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। देखो आर एच फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट केस था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलासिस। ये एक हमारे मेडिकल का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले तो इसका कोई भी क्योर नहीं था, लेकिन अब मॉडर्न ज़माना आ गया तो इसका बहुत सारा क्योर आ गया।
ये बेसिकली दिखाता है कि कोई भी पर्सन अगर एक पॉजिटिव पर्सन यानी कि पॉजिटिव मेल निगेटिव फीमेल से शादी करता है तो उसका पहला बच्चा तो होगा लेकिन दूसरा बच्चा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे RH पॉजिटिव और निगेटिव सिस्टम आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डिफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इस केस में देखो जो सारी बातें होती है हम उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। इफ़ अ ब्लड ग्रुप ऑफ अ चिल्ड्रेन आर पॉजिटिव, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव होगा तो उसमें क्या होता है, अगर आपका फादर जो है वो पॉजिटिव हो गया और मदर निगेटिव हो गई, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे मदर जो है वो निगेटिव हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसका जो फर्स्ट बेबी होगा वो तो बन जाएगा ईजिली, उसका बॉन्ड अच्छे से हो जाएगा और बच्चा जीवित भी रहेगा। लेकिन जब सेकंड बेबी की बारी आएगी तब बच्चा नहीं बचेगा। रीज़न ये है कि जब बच्चा मदर के वोम के अंदर होता है तब मदर का सारा न्यूट्रिशन उस बच्चे के पास जाता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तब क्या होता है, ब्लड का क्रॉसिंग होने का चांसेस भी होता है, पर बहुत केसेस में नहीं होता है। लेकिन जब बेबी बॉर्न होता है तब बेबी का जो ब्लड है वो मदर के फीटस से कांटेक्ट में आता है। और देखो जब आपका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहता है तो आपको कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन जब आपका निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के प्रति एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। और जब दूसरी बार जब कंसीव होगा बेबी तो उस टाइम में क्या होगा कि जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसको लगेगा कि जो सेकंड बेबी आया है वो एज ए वायरल आया है, एज ए हार्मफुल थिंग में आया है, तो वो कभी भी आपके सेकंड बेबी को ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। उसको सारा हमारा जो पिछले का एंटीबॉडी होता है वो पहचान लिए रहता है उस एंटीजन को, तो वो उसको मारेगा और मारने की वजह से क्या हो जाएगा, आपके बेबी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई भी लाइफ का सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। तो उससे क्या होता है, जब भी सेकंड बेबी होता है वो उसका डेथ हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेबी ही रह पाता। तो इसका क्या निकाला गया क्योर, कि उसके लिए हमें सबसे पहले एंटी ड्रग इंजेक्शन ओ निगेटिव दे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओ निगेटिव दे देंगे तो हमारा बॉडी उस चीज़ को जान जाएगा और वहीं पे उस एंटीजन को सप्रेस कर देगा और उसके प्रति कभी भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, इसलिए। ठीक है, दूसरा, इफ अ ब्लड ग्रुप ऑफ ऑल चिल्ड्रंस आर निगेटिव, तब क्या होता है, नो प्रॉब्लम इन दिस केस ऑल चिल्ड्रंस विल बी हेल्दी। अगर सारे बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव ही हो जाएगा वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मम्मी का तो ऑलरेडी निगेटिव था, तो निगेटिव को निगेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निगेटिव को पॉजिटिव से तो प्रॉब्लम है ना। नाउ अब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब हम यहाँ पे ह्यूमन हार्ट देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है, और इसके स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन, हार्ट जो है वो हमारे ब्लड को पंप करता है। हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन, ये जो है सर्कुलेशन करवाता है हमारे बॉडी के अंदर। इट इज अ मेसोडर्मल ऑर्गन, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है, मेसोडर्मल और सर्कुलेटरी पंपिंग ऑर्गन कौन सा है, तो ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट का वेट जो है वो एडल्ट और इन्फेंट में वेरी करता है। एडल्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो 250 से लेके 300 ग्राम का होता है, वह इन्फेंट की बात करते हैं तो 20 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम तक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट जो होता है वो किसी भी प्रकार के बोन या फिर कार्टिलेज से नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, वो कम्प्लीटली जो होता है वो मसल से ही बना हुआ होता है, इसके लिए इसको हम मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। लोकेशन ऑफ हार्ट कहाँ है, हार्ट प्रेजेंट कार्डिक नॉच, देखो जब हमारा लंग्स बनता है ना ऐसे करके लंग्स, तो एक लंग्स जो होता है हमारा लेफ्ट लंग्स, उसके पास में ऐसे करके थोड़ा सा जगह खाली रह जाता है और वो तब जा करके फॉर्म करता है। और इस जो जगह में बची हुई है इसी जगह में क्या होता है, हमारा हार्ट का फॉर्मेशन होता है और यहीं पे हार्ट बनता है। इसीलिए इस जगह को क्या कहा गया है, नॉच, या फिर लाइक ए रिस्ट लाइक का स्ट्रक्चर, ये भी बहुत बार आप देखे होंगे, क्लोज फिस्ट जो होता है यानी मुट्ठी बंद करोगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है वैसा, उसको ही कहा गया है हार्ट के जैसा। तो हमारे लंग्स के पास चेस्ट कैविटी में एक कार्डियक नॉच होता है, उसमें हमारा हार्ट जो है प्रेजेंट रहता है। कौन से लंग में, लेफ्ट लंग में, ये भी याद रखना, कौन से लंग में, हमारे लेफ्ट लंग में।
और कौन से रिब के बीच में, सेकंड एंड सिक्स्थ रिब के बीच में। शेप ऑफ हार्ट इज ए लाइक अ क्लोज फिस्ट, हमें भी बताया ना कि वो एक बंद मुट्ठी की जैसे होता है। ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर के अंदर आता है। नाउ अब हम नोट वाला पॉइंट देख रहे हैं। इस नोट वाले पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप इस चीज़ को भूलिएगा मत। हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होता है, लेकिन बाकी लोगों का हार्ट, बाकी एनिमल्स का हार्ट, उसके बारे में देखते हैं। तो फिश का जो हार्ट है वो किस तरह का होता है, वो 2 चैम्बर होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट वाल्वलेस होता है। एम्फीबियंस का हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड का होता है, उसके अंदर 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स का हार्ट जैसे कि स्नेक या फिर लिजार्ड हुआ, उनका हार्ट 3 चैम्बर्ड का होता है। बर्ड्स का हार्ट 4 चैम्बर का होता है। क्रोकोडाइल का हार्ट भी 4 चैम्बर का होता है। कॉकरोच का हार्ट 13 चैम्बर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, सबका 3-4-3-4 है, लेकिन 13 सिर्फ और सिर्फ किसका है, कॉकरोच का। और डॉल्फिन और व्हेल का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट हार्ट इन यूनिवर्स किसका है, व्हेल का। आप बोलोगे व्हेल का हार्ट कैसा होता है, सबसे बड़ा, आप जाके गूगल पे सर्च करना व्हेल का हार्ट कितना है, वो उसका मेजरमेंट 200 to 300 kg, केजी देख रहे हो, मतलब कितना हुआ, 200 से 300 कुंटल, वो हो गया, इतना बड़ा उसका हार्ट होता है। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल हैव अ इम्प्योर ब्लड, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, ऐसे करके हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो ये हमारा क्या है, राइट ऑरिकल, ये है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल जो है हमेशा क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को लेके आता है हमारे बॉडीज में। इम्प्योर ब्लड सबसे पहले राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के पास ही पहुंचता है, और प्योर ब्लड जो होता है यानी कि हमारे बॉडी से जो लंग्स, हार्ट के थ्रू ब्लड पंप होता है और हमारे बाकी बॉडी में जाता है, वो किसके थ्रू, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। नाउ देयर आर 4 वॉल्व्स इन अ ह्यूमन हार्ट, हमने अभी बात किया था वॉल्व्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया कि 4 वॉल्व्स होते हैं हमारे ह्यूमन में। दोस्तों हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने वॉल्व्स होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं। आइए हम यहाँ पे क्लियरली विजिबल करते हैं, देखते हैं हमारे इस डायग्राम में। सबसे देखो पहला वॉल्व कौन सा है हमारा, ये रहा राइट आर्ट्रियम वाला, दूसरा लेफ्ट आर्ट्रियम, और तीसरा राइट वेंट्रिकल, चौथा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 वॉल्व्स हो गए हमारे अंदर, ठीक है। अब हम इसके होल्स के बारे में देखते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि कौन सा होल जो है वो क्या परफॉर्म करता है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइकास्पिड वॉल्व्स के बारे में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। देखो ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन राइट आर्ट्रियम, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो होल आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर, इसको क्या कहते हैं हम, ट्राइकास्पिड वाल्व। और बाइकास्पिड वाल्व यानी कि इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, ये हो जाएगा हमारा बाइकास्पिड वाल्व यानी कि मिट्रल वाल्व, ठीक है। सेमिलुनर वाल्व कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल में, कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेमिलुनर आपका वाल्व। और एरोटिक वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि हमारे इस वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है क्या, एरोटिक वाल्व, जिसके थ्रू ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस ऑफ वाल्व, कि वाल्व के क्या फंक्शन होते हैं। ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड को, ठीक है। दिस स्टॉप ब्लड टू बैक फ्लोइंग, देखो रीज़न ये है कि अगर हमारा जो भी खून आ रहा है, अगर वो वाल्व के थ्रू नहीं आएगा तो क्या होगा कि एक बार में खून वापस बाहर भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। इससे क्या होता है, सर्कुलेशन बिगड़ जाएगा, और बिगड़ने से हार्मफुल, मतलब हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है और हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके लिए। और वाल्व साथ ही क्या जनरेट करता है, एक साउंड जनरेट करता है, क्या नाम है उस साउंड का, लब डब।
लब डब, पहला साउंड क्या होता है लब, दूसरा साउंड डब, और एबनॉर्मल केस में ये मुड़मुड़ टाइप का साउंड करता है, ये भी याद रखना। अब हम डायग्राम में अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे देखो हमारा हार्ट का बहुत सुंदर सा डायग्राम है। इस डायग्राम में सबसे पहले हम यहाँ पे चारों वॉल्व्स को देखते हैं। हमारा ये क्या है, वॉल्व राइट ऑरिकल, ठीक है, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी वॉल्व की जो होता है, वॉल्व के थ्रू सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, और ये राइट ऑरिकल में जब वॉल्व आया तो इसमें रहने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे एक क्या है, ट्राइकस्पिड नाम का ये है, ट्राइकस्पिड नाम का क्या प्रेजेंट है, वाल्व प्रेजेंट है। ट्राइकस्पिड वाल्व का क्या कारण होता है कि जो ब्लड आया है वो इस ब्लड का सर्कुलेशन जो है नीचे की तरफ फ्लो करे, ना कि ऊपर की तरफ। अगर ये ब्लड ऊपर चला जाएगा तो बहुत ही नुकसान होगा, इसके लिए ये हमेशा ट्राइकस्पिड वाल्व करता है, इसको अंदर भेजता है। और वहीं पे मिट्रल वाल्व क्या करता है, इसको यहाँ पे आगे भेजने का काम करता है पल्मोनरी अरोटा के अंदर। तो ये डायग्राम से आप क्लियरली विजिबल हो सकते हैं सारे के सारे वाल्व्स के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ ब्लड वेसल्स को देखते हैं। वेसल्स की क्या है उसके बारे में जानते हैं। वेसल्स दैट ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू हार्ट आर नोन एज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो होते हैं वो ट्रांसफर कराते हैं ब्लड को हार्ट से और हार्ट को ऑर्गन से, ठीक है। मतलब सारे ऑर्गन से लेकर के हार्ट में पहुंचाते हैं, और फिर हार्ट उसको पंप करके हार्ट से लेकर के पूरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। कितने टाइप्स के हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला आर्टरी, दूसरा वेन, तीसरा कैपिलरी। आर्टरी क्या होता है, दे कैरी ओनली प्योर ब्लड एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड। आर्टरी जो होता है वो हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है, और उस जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन नाम का पिगमेंट। और आयरन का पिगमेंट क्या कंटेन करता है, रेड कलर, इसके लिए उसका कलर कैसा होता है ब्लड का, रेड। हमारी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, अरोटा, जो कनेक्ट होती है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसी के थ्रू ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। वेन्स क्या होते हैं, दे कैरी ओनली इम्प्योर ब्लड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होते हैं। वेन इसका आर्टरी का ठीक अपोजिट होता है, इसलिए उसका कलर क्या होता है, ब्लू। और लार्जेस्ट वेन क्या है हमारी, वेना कावा। वेना कावा ही है जो सारे बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हमारे हार्ट में सबसे पहले राइट ऑरिकल के थ्रू भेजती है, किसमें, हमारे सेमिनुलर वाल्व में, ठीक है। तो वेना कावा 2 टाइप की है, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा जो है उसकी वेन सबसे बड़ी होती है, और सुपीरियर वेना कावा जो है वो किससे कनेक्टेड होती है, राइट ऑरिकल से कनेक्टेड होती है। देखो पीछे के हमारे इस स्ट्रक्चर में हमारी सुपर वेना कावा ये रही, और हमारी इन्फीरियर वेना कावा ये रही। इन्फीरियर वेना कावा किससे कनेक्टेड है, राइट ऑरिकल से कनेक्टेड है ना यहाँ पे। अब हम एक्सेप्शंस की कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच आर्टरी ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड, कौन सी आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको आर्टरी में बताया कि हमेशा प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है जो कनेक्टेड होती है राइट वेंट्रिकल से, जो कहाँ से आती है, लंग से आती है, ठीक है। और यहाँ पे एक वेन में भी एक्सेप्शन है, वेन क्या करती है, हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करती है, पर यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो हमेशा क्या कंटेन करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये किससे कनेक्टेड होती है, लेफ्ट ऑरिकल से, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन देखने वाले हैं कि कैसे क्या होता है। ब्लड सर्कुलेशन किसके थ्रू दिया गया था, विलियम हार्वे के थ्रू दिया गया था। सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड जो है वो वेन में आता है, ठीक है। ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड क्या होता है, वेन में आता है, और वेन में आने के बाद सुपीरियर वेना कावा हमारे अपर बॉडी से सारा ब्लड कलेक्ट करती है, और इन्फीरियर वेना कावा हमारे नीचे वाले बॉडी से सारा ब्लड कलेक्ट करती है, और लेकर के हमारे जो है राइट ऑरिकल में लेकर के आती है, ठीक है।
और राइट ऑरिकल में लाने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो खुलता है और खुलने के बाद उसके अंदर जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। देखो मैं यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर दे करके आपको समझाती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। बेसिकली आप इसको रॉ वे में समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप ये देखो, ये हमारा राइट ऑरिकल है और ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सबसे पहले क्या हुआ, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आई। एक सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा हमारे नीचे के बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लेके आई और इंफीरियर वेना कावा हमारे ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लेके आई और ले करके सबसे पहले यहाँ कहाँ पहुंची, राइट हमारे ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ओपन हुआ और यहाँ से ब्लड जाकर के कहाँ पहुंची, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के पास यहाँ पे एक सेमिलुनार वाल्व है जो कि कनेक्टेड है किससे, आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से। तो यहाँ से ब्लड सारी जो है वो सेमिलुनार वाल्व से होते हुए आर्टरी के साथ होते हुए हमारे लंग्स में चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे लंग्स के पास पहुँचती है वो, और लंग्स में पहुँचने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलता है हमारे ब्लड से और ऑक्सीजन जो होता है वो इनटेक होता है। और उसके बाद फिर ये जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचती है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचने के बाद हमारे पास क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व हमने भी डिस्कस किया था ना, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व से आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे अरोटा होता है, अरोटा से निकल करके वो आर्टरीज में चली जाती है और आर्टरी से हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाती है। तो कब तक हमारा ब्लड जो है वो इम्प्योर होता है, सबसे पहले जब हमारा ब्लड राइट ऑरिकल में होता है तब, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व में होता है तब, और राइट वेंट्रिकल में जाता है तब, सेमिलुनार वाल्व में जाता है तब। जब तक लंग्स के पास नहीं पहुंचता है हमारा ब्लड जो होता है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। और वही जब लंग्स से प्यूरिफाई होकर के निकलता है तो हमारा ब्लड जो है वो कौन सा हो जाता है, प्योर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे नोट आया, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया। ह्यूमन कार्डिक साइकिल इज डबल कार्डिक साइकिल। ह्यूमन साइकिल जो है वो कौन सा, ह्यूमन हार्ट कौन सा सर्कुलेशन परफॉर्म करता है, डबल सर्कुलेशन। कार्डिक साइकिल ऑफ फिश और टेडपॉल जो है वो हमेशा सिंगल सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं। और जो फ्रॉग का, स्नेक का, लिजार्ड का होता है उन सब में क्या होता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो उसके अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन प्रेजेंट होते हैं। जो अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा में कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, मदर एंड चाइल्ड के बीच में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब यहाँ हम हार्ट बीट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। हार्ट बीट जो होता है मेजर्ड किया जाता है किसके थ्रू, स्टेथोस्कोप डिवाइस के थ्रू, जो डॉक्टर अक्सर यूज़ करते हैं। हार्ट रेट जो होता है, हार्ट बीट हमारे एक एडल्ट का वो क्या होता है, 72 बीट पर मिनट। और हार्ट बीट एम्ब्रियो के अंदर जो होता है 150 to 200 पर मिनट होता है बीट एक एम्ब्रियो के अंदर। यानी कि एक नवजात जो कि घर में पल रहा होता है उसके अंदर कितना होता है, 150 से 200 पर मिनट उसका एक बीट होता है, ठीक है। और जब छोटा बच्चा होता है उसके अंदर कितना होता है, 150 से 120 बार पर मिनट में वाइब्रेट करता है उसका हार्ट, यानी कि पंप करता है, ठीक है। और हार्ट बीट जो होता है जब हम जिम करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तब हमारा हार्ट बीट 90 to 98 टाइम बीट करता है पर मिनट। वही अगर हम जब एथलीट्स की बात करते हैं तो उनका जो हार्ट होता है 60 to 68 टाइम्स बीट करता है पर मिनट में। टर्म यूज इन बायोलॉजी फॉर लो हार्ट बीट, लो हार्ट बीट होगा उसके लिए क्या यूज टर्म किया गया है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। और हाई जब हार्ट बीट होगा उसके लिए क्या किया गया है, ट्रैकीकार्डिया। आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप नाम रख सकते हैं याद। अब हम यहाँ बात करते हैं ईसीजी की। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये परफॉर्म होता है क्यों, जब हम ये देखने के लिए कि हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ईईजी जो है स्टैंड करता है, सॉरी ये यहाँ पे एक दो तरह का होता है, एक ईसीजी भी होता है और एक ईईजी भी होता है।
ईसीजी जो होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ईईजी जो होता है वो इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है बेसिकली यूज होता है हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, ठीक है, कि आपका हार्ट बीट का रेट क्या है उसको मेजर करने के लिए। और ईईजी जो है वो इंसेफ्लोग्राम जो होता है ये मेजर करता है कि हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है या नहीं उसके लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है उसके बारे में। पेस मेकर जो होता है कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल हार्ट कहलाता है। इट इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक शॉक टू जनरेट द हार्ट बीट। जब हमारा हार्ट खुद से पंप करना बैक हो जाता है तो उसको पेस मेकर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब हमारा हार्ट काम नहीं करता है तो हम यूज़ करते हैं पेस मेकर का। पेस मेकर के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी कि लिथियम की बैटरी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो लिथियम का बना होता है, पेस मेकर जो होता है वो ऐसे नोड प्रोवाइड करता है यानी कि साइनो ऑरिकल नोड प्रोवाइड करता है। वही लिथियम बैटरी जिसके अंदर होती है वो पेस सेटर होता है, उसके अंदर एवी नोड प्रेजेंट होता है, वो एट्रियोवेंट्रिकल नोड दिखाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट की बात करते हैं। The quantity of blood pumped by a left ventricle into aorta in 1 minute is known as stroke volume। जितनी बार हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम करते हैं। एक हार्ट बीट में कितना ml जाता है, 70 ml ब्लड जो होता है वो हार्ट से बाहर जाता है। और 72 हार्ट बीट में कितना जाता है, 540 यानी कि अप्रोक्स 5 लीटर खून जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ये समझ लो कितनी बड़ी बात है 1 मिनट के अंदर। अब यहाँ पे हम हार्ट के बारे में देख रहे हैं कि हार्ट से क्या क्या ऐसे डिजीज हो सकते हैं जिससे हमारी जान जा सकती है, क्या क्या रीज़न है उस सब के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बात है हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन चीज़ है। हार्ट अटैक इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है आर्टरी और वेन का, और ब्लड का क्लॉटिंग भी बनना शुरू हो जाता है कहाँ, आर्टरी और वेन में। इससे क्या होता है, एरोटा जो है वो ब्लास्ट कर जाता है और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या होता है बीपी हमारा हाई और लो होता है, और हम इस चीज़ को इजीली देखते हैं हार्ट अटैक में। वहीं कार्डिक अरेस्ट हार्ट अटैक से बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है कि हार्ट जो है वो बीट करना ही बंद कर देता है। ये ज़्यादा डेंजरस है कार्डिक अरेस्ट। आजकल आप बहुत लोगों को सुन रहे हो कि उसको कार्डिक अरेस्ट आ गया। हार्ट जिम करने से भी कार्डिक अरेस्ट आता है, लेकिन हार्ट अटैक टाइम लेता है, पर कार्डिक अरेस्ट बहुत ही कॉमन हो गया है, ठीक है। एक होता है CAD यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। ये क्या होता है इसके बारे में देखो। बिल्डअप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस इन ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट आर्टरीज। हार्ट आर्टरीज, अगर हम ज़्यादा तेल का सामान खाते हैं तो ये हमारी हार्ट की आर्टरीज होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ऐसे धीरे 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 करके ये जितना बड़ा वेन होता है इसके ऊपर जो है वो किसका सरफेस जमा हो जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल, फैट, इन सब चीज़ से उसका सरफेस जो है छोटा हो जाता है। और इससे क्या होता है कि ब्लड इजीली नहीं जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका वॉल मोटा हो जाएगा, और मोटा होने के कारण हमें CAD कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, यानी कॉर्नरी मतलब क्या, छोटा, और आर्टरी मतलब क्या, आर्टरी जो है वो छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, फैट और लिपिड्स के डिपोजिशन के कारण, इस वजह से। अब एक है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या होता है वो देखते हैं। ये एक हार्ट सर्जरी है, ठीक है, जो परफॉर्म किया जाता है किसके लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि कभी हमारे ब्लड के अंदर भी सेम वही कंडीशन हो जाता है, तो उसको हम क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं दावा करती हूँ आपके किसी भी एग्ज़ाम में हार्ट से, ह्यूमन हार्ट से, ह्यूमन वेसल से, ह्यूमन ब्लड से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आप ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप सर्कुलेशन का एक मॉक टेस्ट लगा के देखिए, या फिर कोई भी चीज़ का एक प्रीवियस ईयर बस सॉल्व करके देखिए। आप देखिए और बताइए कमेंट करके कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटा इसमें से। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में टाइप करिए, मैं उसको ज़रूर वापस से रिपीट करवाऊंगी। जब भी डॉट क्लास लगाऊंगी रिपीट करवाऊंगी ही करवाऊंगी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक धमाकेदार नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।